हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री राम एकेडमी। आज हम जनवरी महीने के करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है प्रांशु शर्मा और ये मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का चैनल है। इस पे आप हमें कर सकते हैं फॉलो, ठीक है, ताकि सबको सभी नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहे साथ साथ में। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आपको किसी एग्जाम के बारे में कुछ पता करना हो, इस पर आप हमें कॉल करके पता कर सकते हैं, या आप हमारे कोर्स में कर सकते हैं एनरोल। तो आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। चलिए आज की करते हैं वीडियो स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं जनवरी महीने के फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में। जो न्यूज़ मतलब कि जो चीज़ पहली बार हो रही है भारत में, पूरी दुनिया में, उसके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो, आज की वीडियो हर एग्जाम के लिए काफी आपके काम आएगी, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, पंजाब जॉब्स हो, कोई रेलवे का एग्जाम आगे करने के लिए, इंश्योरेंस का एग्जाम आता करने के लिए, जिस एग्जाम में करंट अफेयर करने के लिए आएगा, उन सब में आपकी ये वीडियो आज के काम आने वाली ही है। ठीक है, देखिए आज का फर्स्ट न्यूज़ क्या थी। ऐसा पहली बार हुआ है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स के 7 प्रोडक्ट्स को दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है? जैसे आपने सुना होगा बंगाली रसगुल्ला, खाया भी होगा बंगाली रसगुल्ला। तो रसगुल्ला तो हर जगह मिलता ही है, लेकिन बंगाली क्यों? जो उसकी स्पेशलिटी है, वो कहाँ से वो चीज़ आ रही बन के, मतलब कि कहाँ वो स्पेशल बनी है, उसकी क्या खासियत है, वो वहाँ की उस चीज़ को शो करेगा जोग्राफिकली। उस चीज़ को जब मैं जैसे देखा बंगाली रसगुल्ला, तो वो बंगाल की शो कर रहा है कि ये चीज़ बंगाल से बन के आई है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि अमृतसरी कुलचा। अब कुलचा तो हर जगह मिलता है, लेकिन अमृतसर का जो कुलचा है उसकी एक अलग खासियत है। तो वो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, अब इसमें अंडमान निकोबार से क्या हुआ है, ये इसके साथ ये गिवन है। निकोबार कोकोनट, निकोबारी तवी, आई नेगेची वर्जिन कोकोनट ऑयल को बोलते हैं। अंडमान करेन, मुसली राइस जो होते हैं, उसका एक नया आया है। होदी, इकनॉय बोलते हैं इसको। निकोबारी मठ, निकोबारी हट, पदोक वुडक्राफ्ट। तो ये 7 बने हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ये 7 जीआई टैग एक ही जगह से निकल के आए हैं। अब जीआई टैग की रजिस्ट्रेशन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, और उसकी वैलिडिटी होती है 10 साल की। 10 साल के बाद इसको आपको फिर से रिन्यू कराना पड़ेगा, बताने के लिए कि ये यहाँ का प्रोडक्ट है। ठीक है, यह जीआई एक्ट 1999 के तहत इसे किया जाता है रेगुलेट। ठीक है, और डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स एग्रीमेंट द्वारा डायरेक्टेड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, भारत की 6th एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, ये इसका कहाँ ये बनी है? ये बनी है गरपंचकोट हिल्स, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में, एट द हाइट ऑफ 600 मीटर एल्टीट्यूड। कि 600 मीटर की ऊंचाई समुद्र तल से इतना ऊपर है ये। तो ये कहाँ खुली है? गरपंच हिल्स, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में। इसे बनाया किसने है? एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस, सेटअप बाय अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका एम क्या है? टू स्टडी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, और बच्चों को ट्रेन करना, टेलीस्कोप कैसे संभालते हैं, कैसे उसका डाटा रिकॉर्ड करते हैं, उसके बारे में। इसका जो ऑब्जर्वेटरी, इसका नाम दिया गया है इंडियन डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, तब इनका नाम दिया एसएन बोस। तो इसका नाम दिया गया है, इसका नाम रखा गया है एसएन सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर। ठीक है, अभी छठी है। इससे पहले और कौन सी ऑब्जर्वेटरी है, वो कहाँ पर है? एक और खास बात है कि ये भारत की तो छठी है, लेकिन ईस्टर्न इंडिया की पहली है। ईस्टर्न इंडिया की ये फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी है। ठीक है, इससे पहले और कौन सी कहां पर है? एक है लद्दाख में, एक है नैनीताल में, उत्तराखंड में मतलब, एक है माउंट आबू, राजस्थान में, गिरबानी हिल्स, ये पुणे में है। इसके बाद कवलौर, KAVALUR, कवलौर, ये तमिलनाडु में है। तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 ये पहले थी, ये 6 हुई ओपन, और ये ईस्टर्न इंडिया की पहली है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकते हैं एग्जाम में जाके कि ईस्टर्न इंडिया की पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर ओपन हुई है? गरपंचकोट हिल्स, पुरुलिया, वेस्ट बंगाल में। उसकी हाइट क्या है? 600 मीटर। किसके नाम पर रखी गई है? सत्येंद्र नाथ बोस जी के नाम पर रखी गई है।
इसे बनाया किसने है? बाय एस एन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के द्वारा बनाई गई है। क्लियर? इसे देखिए आगे। भारत का पहला एडिबल ऑयल कंजम्पशन सर्वे ये किया गया है बाय यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अंडर न्यू मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स, NMEO। ये शॉर्ट फॉर्म पूछे, मतलब किसका फुल फॉर्म क्या, सॉरी, कि न्यू मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड्स, ये पूछ सकते हैं इसकी फुल फॉर्म। 45 डे का ये सर्वे था जो चला था 9 जनवरी से लेकर फरवरी 23 तक ये चलेगा, मेरे चला था सर्वे ये वाला। तो एनालाइज द ऑयल कंजम्पशन पैटर्न्स, कि भारत में लोग किस प्रकार से तेल को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों ये किया गया कि भारत जो है 55 to 60% ऑयल अपना इंपोर्ट करता है बाहर से, मतलब इंपोर्ट मतलब बाहर से होता है, ऑब्वियस बात है। तो इंपोर्ट करता है, करता है। और सर्वे में पता लगा कि पीपल विल प्रायोरिटाइज ऑयल सीड्स फॉर MEU ऑयल सीड्स इन द अपकमिंग खरीफ सीजन। जुलाई के महीने में ऑयल सीड्स की ज़्यादा बिक्री होती है, कह लो कि ज़्यादा इसको लोग कंज्यूम करते हैं। तो मिशन एम्स टू बूस्ट डोमेस्टिक ऑयल सीड प्रोडक्शन। अब ये अगर बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो खर्चा है सरकार का, तो सरकार सोच रही है इसको हम यहीं पे बनाना शुरू कर दें। तो इनका अपना एक टारगेट सेट किया इन्होंने अपना, कि हम अपना 39 मैट्रिक टन का जो हमारा ऑयल सीड प्रोडक्शन है 2022-23 का, इसको हम बढ़ा के लेके जाएंगे अप टू 69.7 मैट्रिक टन तक 2030-31 तक आते आते, जिससे कि इसका हमने बजट भी सेट किया हुआ है 10,103 करोड़ का ओवर 7 ईयर्स। ये 7 साल का बजट है ये वाला, ऑयल सीड के प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेक, CHEQ, चेक ने लॉन्च किया है चेक वाइजर। ये भारत का पहला AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट है। क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट, ये सीधा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में करने के लिए कि इंडिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट, ये सॉरी AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट का नाम क्या है? चेक वाइजर। लॉन्च किसने किया है? चेक कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। ये हेल्प करेगा यूजर्स को टू मैनेज देयर क्रेडिट कार्ड्स विद पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स, रियल टाइम सपोर्ट, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ क्रेडिट यूसेज। बताएगा कि आपने कितना पैसा यूज कर लिया है, कितना पैसा रह गया है, कहाँ पर आपने पैसा कब लगाया। ठीक है, उसके बारे में पूरा बताएगा आपको। और चेक के फाउंडर कौन है? बाय फॉर्मर फ्लिपकार्ट एग्जीक्यूटिव आदित्य सोनी। तो सीधा चेक पूछेंगे फाउंडर कौन, इसका नाम क्या है? आदित्य सोनी। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका ने लॉन्च किया है पहला सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मेकिंग हिंदी एजुकेशन मोर एसेसिबल अक्रॉस द कंट्री। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हिंदी भाषा है ये वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आती है। 3rd नंबर पे आती है बोली भाषा जो बोली जाती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और पूरी दुनिया में अराउंड 7,100 कुछ भाषाएं हैं। बस 7,000 से लेकर, आप ये कह लिए 7,000 से लेकर अराउंड 7200 के बीच में टोटल भाषाएं हैं, उनमें से इसका नंबर 3rd है अपनी हिंदी भाषा का। ठीक है, तो श्रीलंका ने अपना पहला सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया हिंदी का थ्रू ओपन डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा, ताकि देश में हिंदी को और ज़्यादा इसको बढ़ावा मिल सके। द कोर्स वॉज इनोग्रेटेड ड्यूरिंग द भारत श्रीलंका हिंदी सम्मेलन, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय स्वामी विवेकानंद कल्चरल सेंटर के द्वारा, SVCC के द्वारा। और इसको लॉन्च किया था भाई संतोष झा जी ने, जो कि हाई कमिश्नर हैं इंडिया के श्रीलंका के लिए। नेक्स्ट देखिए, 2024 ये रहा है ये साल रहा है सबसे हॉटेस्ट ईयर एवर। आज तक की दुनिया का, आज तक की दुनिया का नहीं सॉरी, आज तक का सबसे गर्म साल रहा है 2024। वर्ल्ड क्रॉस द 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सोचा हुआ था कि हर साल जो टेम्परेचर है धरती का वो 1.5 डिग्री से बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बढ़ रहा है। लेकिन इस साल मतलब लास्ट ईयर 2024 में जो टेम्परेचर था वो चला गया था 1.55 डिग्री, जो कि इतना कभी हाई गया नहीं था। तो इतना हाई जाने का मतलब यही है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से धरती पर ही खतरा हम खुद खड़ा कर रहे हैं अपने आप ही। जो धरती भगवान ने भेजी अपने बनाई है हमारे रहने लायक, उसे हम खत्म खुद ही अपने हाथों से कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें मेन न्यूज़ यही आती है कि 2024 जो है वो सबसे गर्म साल रहा है भारत के लिए। और हेडक्वार्टर कौन है इसके? WMO क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखिए, ई प्लेन कंपनी इनक्यूबेटेड एट IIT मद्रास।
became the first in private Indian firm to get Directorate General of Civil Aviation DGCA approval for type certification of its eVTOL aircraft, the X E200X। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट स्किल सेंसस, पहला भारत का स्किल सेंसस। और ये लॉन्च कहाँ पे किस में हुआ है? इन मंगलागिरी असेंबली सेगमेंट में, ठीक है। इसमें कह रहे कि 700 एनुमरेटर्स को डाला गया है, मतलब कि जो ये सर्वे करेंगे वो 700 लोग को इसका काम दिया गया करने के लिए। ये स्टार्ट होगा 2 अक्टूबर से, और इसने ऑलरेडी 42% ऑफ 1.42 लाख हाउस होल्ड्स को कवर किया है, ठीक है। इसके बारे में पूरा डाटा गिवन इसके बारे में। और ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग अ स्पेशल मोबाइल ऐप, जिसमें क्या होगा कि जो इसको डाटा को ले रहे हैं, जो ये सर्वे कर रहे हैं, विल आइडेंटिफाई यूथ स्किल्स टू ऑफर टारगेटेड ट्रेनिंग एंड इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जहां पर देखा कि यूथ इस बंदे में काम करने का स्किल है, ये सीख सकता है, उसे आगे फर्दर और ट्रेनिंग करेंगे ताकि बेटर परफॉर्म अपने स्किल से बेटर परफॉर्म करे। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की सीएम एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर एस अब्दुल नाजिर, ठीक है जी। इसके नेक्स्ट देखिए, न्यू ईयर 2025, इंडिया वेलकम इट्स फर्स्ट बेबी ऑफ द न्यू जनरेशन, जन बीटा। अब ये नई जनरेशन आ गई है जी, जन बीटा, और ये पहला बच्चा पैदा कहाँ पर हुआ? इसका मिजोरम में, ठीक है। तो भारत का पहला जन बीटा जो बच्चा है वो पैदा हुआ मिजोरम में हुआ है। ये आपको पता होगा, इसके सबकी जनरेशन का नाम गिवन है, डिफरेंट टाइप ऑफ होती जनरेशन है, ठीक है। बच्चे का नाम क्या है? फ्रैंकी रेमरुआ तदिक्का जैदिंग। काफी इजी सा नाम है, आप आराम से ले सकते हो, 5-6 बार लीजिए, जुबान आपके ऊपर नीचे हो जाएगी तो सही हो जाएगा काम, ठीक है। बच्चा पैदा हुआ था ये 12:03 पर 1 जनवरी को एट द तलांग साइनॉट हॉस्पिटल इन आइजवाल, ठीक है। और ये पहला बच्चा है किसका? जनरेशन बीटा का। कौन सी डिफरेंट जनरेशन है? देखिए, मार्क मैकक्रिंडल, इन्होंने ये टर्म दी है जन बीटा टू डिफाइन बेबीज बॉर्न बिटवीन 2025 एंड 2039। तो 2025 से लेकर 2039 तक जो बच्चे पैदा होंगे उन्हें क्या नाम दिया गया है? जन बीटा का, ठीक है। और ये कह लीजिए कि बाय 2035 तक आते आते ये 16% बनाएंगे ग्लोबल पॉपुलेशन। पूरी दुनिया की आबादी का 16% जो होगा इनकी जनरेशन से होगा, ठीक है। और ये जनरेशन बीटा जो होगा ये बच्चे होंगे यंगर जनरेशन, जन वाई से, मिलेनियल से, मतलब मिलेनियल जनरेशन जो जिससे मैं आता हूँ, जिससे काफी लोग मेरे उम्र के लोग आते होंगे, ठीक है। तो ये हमारे मतलब कि इनके आगे ये बच्चे बनने वाले हैं। अब ये डिफरेंट जो जनरेशन है इनके नाम देखिए कि जो जनरेशन थी 1925 से लेकर 1945 तक की, इसे कहा गया साइलेंट जनरेशन। फिर फ्रॉम जो जनरेशन आई है 46 टू लेकर 64 तक, इसे क्या गया? बेबी बूमर्स, क्योंकि इस टाइम पर आके आबादी बहुत ज्यादा बढ़ी भी है। जनरेशन एक्स का नाम दिया गया जो पैदा हुए थे 61 से लेकर 80 के बीच में, 81 से लेकर 96 के बीच में जो आए उन्हें नाम दिया गया मिलेनियल्स, जिसमें मैं आता हूं, या जनरेशन वाई। जनरेशन जेड या जेनजी जो 1997 से लेकर 2012 के बीच में पैदा हुए हैं, ये है जेनजी, इन्हें कहा जाता है। इनका आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में काम। बट जेनजी का बड़ा सही रूल है करने के लिए काम, यार पसंद है तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं करना, ये बहुत सही चीज है। देन जनरेशन अल्फा, ये पहली जनरेशन है जो बच्चे पैदा हुए हैं फ्रॉम 2013 से लेकर 2024 के बीच में, और इसके आगे शुरू हुई जन बीटा। तो जनरेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आने का चांस बन सकता है, ऐसा पॉसिबल भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने उद्घाटन किया है भारत के पहले ग्लास ब्रिज का, जो कि बनाया गया है समुद्र के ऊपर कन्याकुमारी में, जो कि कनेक्ट कर रहा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड द तिरुवेल्लुर स्टैचू, जिसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ विजडम का। ये देख सकते हो, ये ब्रिज बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये 2 चीजों को कर रहा है कनेक्ट, इसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ विजडम का। ये जो स्टैचू, ये वाला स्टैचू, इसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ विजडम। तो फिर ये पहला भारत का ग्लास ब्रिज है, ठीक है। इसकी हाइट 77 मीटर की इसकी हाइट है, 10 मीटर चौड़ा है ये,
और इसकी 77 मीटर लॉन्ग है, लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है, इसकी हाइट 133 फीट वो है। ठीक है। और थिरुवल्लुवर जो वॉज रिनोन्ड पोर्ट फिलोसफर, इनका नाम बेस्ट नोन फॉर इज द तिरुकुलर, क्योंकि अब इनके बारे में इनके बारे में बात चल रही है। तो थिरुवल्लुवर कौन थे? ये बड़े फेमस एक पोएट थे और फिलोसफर भी थे। इन्हें जाना जाता है इनके फेमस इनका जो नॉवल था तिरुकुलर, तिरुकुरुल के नाम से। उसकी कॉस्ट है कितनी? 37 करोड़। नेक्स्ट देखिए, CSIR से MFR एक सक्सेसफुली कंडक्ट किया है भारत का पहला ट्रायल ब्लास्ट यूजिंग द डोजर पुश माइनिंग मेथड के द्वारा विद एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ। इस मेथड के से क्या होगा काम करने में कि इसमें सेफ्टी और एफिशिएंसी माइनिंग में, मतलब माइनिंग के लिए किया जाए काम वाला। देखो ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि जैसे पहले कैसे होती थी माइनिंग, ये दिख रहा है आपको फिगर में, मैं थोड़ा इसको कर लेता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको माइनिंग में, तो पहले कैसे माइनिंग होती थी कि यहाँ पर कहीं बॉम्ब लगाया, ब्लास्ट किया, तो लोगों का भी उसमें धुआं निकलता था। धुआं के साथ होगा क्या कि उसमें पोल्यूशन होता था धुएं का। और फिर उसको माइनिंग को जो माइनर्स थे वो उसे कोयला इकट्ठा करके डालते थे यहाँ पर, फिर जाता था, पूरी जगह पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता था। अब ये नई पिक्चर क्या दिखा रही है कि जब ये डोजर पुश माइनिंग मेथड से ये इसको माइनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सेफ्टी है और काफ़ी एफिशिएंसी से काम हो रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा काम की काफ़ी आपकी हरियाली भी रहेगी, इसमें पोल्यूशन भी आपका कम होगा। इसमें ये दिखाया जा रहा है आपसे, दिखाया जा रहा है आपको। इसका ट्रायल अभी हुआ है इन एट द PEKB, ये हुआ है PEKB कोल माइन, जो कि अडानी के द्वारा किया जाता है ऑपरेट, अडानी एंटरप्राइजेस के द्वारा, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। और ये PEKB क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? जो ये नहीं, तो परसा ईस्ट एंड कीट बेसन, BASEN। PEKB का मीनिंग क्या है? परसा ईस्ट एंड कीट बेसन। तो इसका कौन ओनर है? अडानी एंटरप्राइजेस। ये कहाँ पर हुआ है? अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। और ये क्या तरीका, इसके मेथड का नाम क्या है? डोजर माइनिंग, डोजर पुश माइनिंग मेथड। नेक्स्ट देखिए, मसाली विलेज जो कि है बनसकंथा गुजरात में, ये बन गया है भारत का पहला फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज। मतलब बॉर्डर पे जो आता है विलेज वो सोलर पावर से चल रहा है अंडर द PM सूर्य घर योजना। तो ये किस योजना के अंडर ये काम किया गया है? उस योजना का नाम इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ है? मसली विलेज, विलेज का नाम इंपॉर्टेंट है। विलेज किस आता है, सिटी के या तहसील के अंदर आता है? वो है बनसखंथा गुजरात में। ये 40 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान के बॉर्डर से। इस गांव में 119 घरों पे सोलर रूफटॉप लगे हुए हैं, मतलब सोलर का जो छत है वो सोलर से बनी, सोलर पैनल इसमें लगे हुए हैं। अभी जो प्रोग्राम था ये लॉन्च हुआ था 29 फरवरी 2024 को। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 29 फरवरी 2024 को। स्कीम प्रमोट्स सोलर एनर्जी विद 75,021 करोड़। इस स्कीम में 75,021 करोड़ का इनकी थी स्कीम थी पूरी करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, KN रेणुका पूजर, इन्होंने ज्वाइन किया है कन्नड़ डिपार्टमेंट। और ये कहाँ पे है ये डिपार्टमेंट, कौन सी यूनिवर्सिटी है ये वाली? विजयनगर श्री कृष्ण देवार्य यूनिवर्सिटी नंदीहली कैंपस में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये बनी है पहली फर्स्ट ट्रांसजेंडर गेस्ट लेक्चरर इन कर्नाटका। ओके। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बहुत बन जाता है करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, त्रिपुरा बिकम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन स्टेट टू साइन एन MOU विद भाषिनी। तो त्रिपुरा जो स्टेट है इसने इसने MOU साइन किया है भाषिनी के साथ। भाषिनी क्या है? अ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MeitY के साथ। भाषिनी एम्स टू एनेबल सीमलेस कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट एक्सेस इन 22 इंडियन लैंग्वेजेस। भाषिनी में 22 इंडियन भाषाएं डाली गई हैं यूजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी हेल्पिंग ब्रिज डिजिटल एंड लिटरेसी गैप्स।
त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। इसके सीएम है मानिक साहा। गवर्नर कौन है? एन इंद्रसेना रेड्डी। नेक्स्ट देखिए, केरला लॉन्च किया है केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हैजर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, कवचम। कवचम की फुल फॉर्म क्या है? केरला वार्निंग्स क्राइसिस एंड हैजर्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ये इंडिया का पहला फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर वार्निंग सिस्टम है अंडर द नेशनल साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट लेड बाय केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड फंडेड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड वर्ल्ड बैंक। तो उसको वर्ल्ड बैंक ने भी सपोर्ट किया है। इसमें क्या होगा? सायरन ट्रोब लाइट्स, सायरन स्ट्रोब लाइट्स, इमरजेंसी सेंटर्स, डिसीजन सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड डेटा हब टू इशू रैपिड अलर्ट्स एक्सट्रीम डिजास्टर्स। जब भी जैसे मान के चले कि कभी सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ गया, ये साइक्लोन की कुछ ऐसी बात चल रही है, मतलब लगता है कि ऐसे आएगा, तो उसको पहले ही ये डिटेक्ट करके सभी जगह इन्फॉर्म कर देगा कि ये, क्योंकि ये होना जरूरी, ताकि लोगों का नुकसान कम से कम हो। और सर प्रॉपर्टी का जो लॉस हो, चलो वो तो होगा ही होगा, लेकिन किसी की जान ना जाए। कैपिटल क्या है केरला की? तिरुवनंतपुरम। केरला के सीएम है पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट देखिए, फिर बात आई है टैक्सी की। तो सरला इनोवेशन, सरला एविएशन, ये बेंगलुरु का स्टार्टअप है। तो उसने अपना एयर टैक्सी का एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं ये, जिसका नाम रखा गया शून्य, एट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। यहाँ पर इन्होंने अपना ये एयर टैक्सी का जो प्रोजेक्ट था उसे दिखाया है। इसका इनका एम है कि इसको 2028 तक ये लॉन्च कर देंगे और शून्य डिज़ाइन किया जाएगा फॉर शॉर्ट ट्रिप्स के लिए। अगर 20 टू 30 किलोमीटर का ट्रिप है छोटा सा, आपको आसपास कहीं जाना हो 20-30 किलोमीटर के एरिया में, तो इसका यूज़ करके आप जा सकते हो, जिसकी स्पीड जाएगी 250 किलोमीटर पर आवर की। इसमें 6 लोग बैठ के जा सकते हैं और मैक्सिमम इसकी कैपेसिटी दी गई 680 किलो से होगा, मैक्सिमम होगा। और ये कह लो कि एक अर्बन एयर ट्रांसपोर्ट की तरफ एक पहला कदम है इंडिया का। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड ने इम्प्लीमेंट कर दिया है यूसीसी को। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। कि सभी धर्मों के लोग, चाहे कोई भी धर्मों के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को छोड़कर, शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर बाकी किसी भी धर्म का बंदा हो, किसी भी जात का बंदा हो, सबके लिए सेम चलेगा, सब लॉ सेम रहेगा, किसी को अलग नहीं चलेगा लॉ। तो उत्तराखंड में ये लॉन्च हो गया है यूसीसी। यूसीसी का मतलब क्या है कि लॉज ऑन मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सक्सेशन फॉर ऑल सिटीजन्स, एंश्योरिंग इक्वलिटी रिगार्डलेस ऑफ जेंडर और रिलीजन की मिलेगा। इसमें शेड्यूल ट्राइब्स को नहीं रखा गया है, बाकी सबके लिए ये लॉ बराबर रहेगा। ठीक है। इट ऑल्सो मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस एंड लिव इन रिलेशनशिप्स। अगर आप कोई बंदा ऐसा पर्सन है कि जो लिव इन में रह रहे हैं, तो उसको भी आपको रजिस्टर कराना जरूरी है। शादी के तो चलो होता ही है। ठीक है। दिस मूव अलाइंस विद आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल आना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल का नाम पूछ सकता है कि किस आर्टिकल के तहत यूसीसी लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डेट इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, उसकी कैपिटल क्या है, और यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है, किस आर्टिकल के थ्रू ये किया गया है, इसमें कौन से लोग एक्सक्लूड हैं, वो इसमें पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश एंड उदयपुर राजस्थान बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटीज accredited as a wetland cities under the रामसर कन्वेंशन। ये रामसर कन्वेंशन क्या है? इसका नाम क्या है? रामसर कन्वेंशन और कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स। ये साइन किया गया था 1971 में ईरान में। ठीक है। तो इसमें है क्या? तो इन्होंने अभी इंदौर और उदयपुर, इनके जो वेटलैंड्स हैं उसे अपनी लिस्ट में शामिल किया है। दिस ग्लोबल रिकॉग्निशन हाईलाइट्स देयर एफर्ट्स इन कंजर्विंग वेटलैंड्स एंड मीटिंग ऑल 6 इंटरनेशनल क्राइटेरिया। रामसर कन्वेंशन वही किया कि 71 में इसको शुरू किया गया था, जिसका प्रमोट्स द यूज ऑफ वेटलैंड्स with 172 member countries including India which currently has 85 protected wetlands। तो इंडिया में एट प्रेजेंट 85 वेटलैंड्स हैं। ठीक है। इसके जो ये रामसर कन्वेंशन है, इसमें टोटल 172 मेंबर्स हैं, जिसमें से एक इंडिया भी है, इसका पार्ट है। अभी इसमें बड़ा है एक्रेडिशन। एक्रेडिशन क्या होता है जी? एक्रेडिशन मतलब क्या हो? सिंपल कि किसी के एफर्ट को रिकॉग्नाइज करना, उसे अप्रिशिएट करना,
उसे बताना कि आपने बहुत अच्छा ये काम किया है, ठीक है। तो अब ये काम करेगा, लेकिन बताना किस फील्ड में है। तो इसका रामसर का जो कन्वेंशन, इसका काम क्या है कि जहाँ पे वेटलैंड्स होते हैं तो उनको रिकॉग्नाइज करके उस जगह को एक कह लो कि अप्रिशिएट करना, उसकी सराहना करना, ये बताना, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात चल रही है। और उसके भाई जो लेटेस्ट राउंड हुआ है, जो जो फिर से हर साल ही अपनी लिस्ट को करते हैं अपडेट, कुछ को बाहर निकालते, कुछ को नए वाले को ऐड करते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या है कि इस पर इंदौर और उदयपुर के जो वेटलैंड्स हैं इनको मैं अपनी लिस्ट में शामिल किया है, जिसमें कि इन्होंने 31 न्यू स्टडीज ऐड की, जिसमें 2 इंडिया से हैं, और टोटल नंबर ये पहुंच गया 74 तक पहुंच गया ये वाला, ठीक है। इसमें सबसे हाईएस्ट है चाइना से 22 वेटलैंड्स हैं टोटल, और 9 है फ्रांस से। भारत से कौन कितने हैं? 2, क्योंकि कहते हैं फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज हैं, तो 2 ही हैं पूरे भारत से, 74 में से 2 भारत के हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो क्लियर हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय श्री राम।